तानाशाही नहीं चलेगी। जनता जो हमारे साथ हो लेकिन अभी राजनीति हो करती थी वो वकीलों की कोई काम नहीं है सबसे लेकर अधिवक्ता एकता, अधिवक्ता एकता जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद बाबू जी, आपने बहुत अच्छी बात कही कि पूर्व के प्रशासन मुर्दाबाद, पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद। आदरणीय अध्यक्ष जी, संचालक मेरे सम्मानित साथियों, आज का जो ये धरना प्रदर्शन है ये हाईकोर्ट बेंच के संघर्ष माननीय संघर्ष समिति के आह्वान पर खुला हुआ है। इसमें हम सब अधिवक्ता आज सभी अधिवक्ताओं ने बैठो मैडम आज हम पश्चिमी उत्तर प्रदेश अच्छा को अधूरा को सब परिणाम में ले सारा मजा ले रहे हमें तो जाके हमारा प्रचार कहते हैं कितने कैसे, जबकि सरकार की सोच है और आम सोच भी यही है न्याय सस्ता और सुलभ होना चाहिए। इसकी बेंच राते में तो 4-5 उत्तर प्रदेश में हो जानी चाहिए, जहाँ 4 प्रदेश बने, पर हम लोग पश्चिम उत्तर प्रदेश की एक बेंच हमारे मेरठ में होगी, क्योंकि मेरठ एक ऐतिहासिक जिला है, छोटा जिला नहीं। 1857 की क्रांति मेरठ से हुई थी, बहुत बड़ा ऐतिहासिक जिला है। और गुंडागर्दी नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी, अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट, अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट निर्णायक हो भारत की आजादी। मैं ज्यादा विस्तृत बात में कहते हुए मैं 1928 में जब साइमन कमीशन बना उस समय का आप अध्ययन करें तो उस समय जब साइमन कमीशन आया ये जानने के लिए कि भारतीयों की क्या क्या जरूरत है और आज़ादी किस रूप में दी जाए, किस तरीके से दी जाए, कितनी आज़ादी मिले, कितनी नहीं मिली, इस बात पर फैसला होना था। जब साइमन कमीशन आया तो लाला लाजपत राय ने जो है लाहौर में सबसे बड़ा विरोध किया और लाला जी उसमें झगड़े में शहीद हो गई। उस समय पंडित मोतीलाल नेहरू ने, मैं कानून की बात कराता हूँ, उस समय हमारे महान बैरिस्टर पंडित मोतीलाल नेहरू ने कहा था कि इस साइमन कमीशन के सदस्यों में एक भी भारत के सदस्य नहीं है, ये पूरे भारत की बेइज्जती है। और साइमन कमीशन जो बनाया गया वो भारतीयों के लिए है, इसमें भारतीयों की हिस्सेदारी होनी चाहिए और हमारा संख्या बल अधिक होना चाहिए था। अंग्रेजों ने हमारा अपमान किया और हम राष्ट्रीय स्तर पर साइमन कमीशन का विरोध किया। उस समय पंडित मोतीलाल नेहरू ने एक खास बात और कही थी कि अंग्रेज इस बात को समझते हो कि बुद्धि उनके पास है दुनिया में, ये उनकी बहुत गलत बात है, उनका बहुत छोटे विचार है अंग्रेजों के। हम भारतीय समझते हैं कि हमें क्या करना है, देश में कैसा संविधान होना चाहिए, कैसा संविधान लागू होना चाहिए, भारतीयों के बारे में क्या होना चाहिए। उस समय पंडित मोतीलाल नेहरू ने कहा था अगर आप हमें इजाजत दें साइमन कमीशन को स्थगित कर दीजिए, अगर आप मुझे भी इजाजत दें तो मैं भारत का संविधान बनाकर अंग्रेजों के सामने रखूंगा। और उस समय जो उन्होंने रिपोर्ट पेश की थी, आज भी भारतीय इतिहास में
नेहरू रिपोर्ट के नाम से प्रसिद्ध है और जिसमें पूरे भारतीय संविधान की झलक मिलती है। इसके बाद में मैं आता हूँ, आजादी की लड़ाई में हम संख्या बल में कम थे बैरिस्टर, मगर भारतीय राजनीति में हमारा वो सम्मानित स्थान था कि भारत की आजादी की लड़ाई हमारे बगैर नहीं लड़ी जा सकती थी और हमारा समाज में 100% सम्मान था अधिवक्ताओं का। 1947 के बाद में हमने किस तरीके से जो अपना राजनीतिक जो हमारा शेयर था, जो हिस्सेदारी थी भारतीय राजनीति में, उससे हमारे जो अधिवक्ता बने बैरिस्टर से, उन लोगों ने अपनी हिस्सेदारी कम करते चले और ऐसे लोग राजनीति में आए कि जिन लोगों को अधिवक्ताओं की कोई परवाह नहीं रही और आज ये स्थिति हो गई है कि धीरे धीरे उन लोगों ने जो आज राजनीति में बैठे हैं इस अधिवक्ता समाज को हाशिए पर लगा। मैं ज्यादा विस्तृत बात में कहते हुए आज इस बात को कहता हूँ कि अधिवक्ता समाज ने इस मुल्क के लिए वो काम किया। अगर पंडित जवाहरलाल नेहरू शांतिवन में निवास कर रहे, वो भी एक बैरिस्टर थे। हिंदुस्तान की राजधानी में अगर किसान घाट बना तो चौधरी चरण सिंह का बना, वो भी एक अधिवक्ता थे, बैरिस्टर थे। महात्मा गांधी जी एक बैरिस्टर थे जिन्होंने सब जितनी भी सुविधाएं थी सबको त्याग कर हिंदुस्तान की जनता के लिए वो काम किया, वो रचनात्मक काम किया और त्याग की मूर्ति बने और अपने जीवन तक, पूरे जीवन पर्यंत तक रचनात्मक कार्य करते हुए और जो राष्ट्रपिता कहलाए। अधिवक्ता समाज ने हमेशा भारतवर्ष को एक रास्ता दिखाया और हमेशा एक लीडिंग पर्सन बन के अधिवक्ता समाज चला। आज हमने जो अपनी दूरी बनाई और वे लोग राजनीति में आ गए जो लोग हमारी कीमत को नहीं समझते हैं, वे समझते हैं कि अधिवक्ता है, अपनी बात कहेगा और चला जाएगा। आज हमारा प्रतिनिधि मंडल जाता है हाईकोर्ट बेंच के लिए तो हमारे नेता मिलने का समय नहीं देते। जब हम इस उत्तर प्रदेश की राजनीति में अपना संघर्ष करेंगे, अपना स्थान बनाओगे, हर विधानसभा में एक अधिवक्ता का पर्चा भरवाओगे विधानसभा के लिए और लोकसभा के लिए, इनकी बुद्धि बिल्कुल ठिकाना आ जाएगी राजनेताओं की। हम अगर त्याग करें, चंदा करें, इकट्ठा करें, अपने साथियों की मदद करें, हाथ चुनाव में आकर रखें जैसे हम आजादी की लड़ाई में थे। इनकी हिम्मत नहीं, हमारे से भाग भाग के बात करेगा, चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे मंत्री हो, संतरी हो। आज ये स्थिति पहुंच गई कि मंत्री का संतरी भी सही बात नहीं करता अधिवक्ताओं के साथ में। उसके दिमाग में भी ये बात है कि तू बहुत बड़ा आदमी है, तू एक मंत्री का जो है संतरी है। आज उसके दिमाग में ये बात आ चुकी। हमें अपने वजूद को कायम करना पड़ेगा और फिर से समाज के बीच में अपना स्थान बनाना पड़ेगा। और हाई कोर्ट बेंच जब हम अपने वजूद को समझ जाएंगे, हाई कोर्ट बेंच बनने में 24 घंटा नहीं लगे। जब हम सड़कों पर उतर जाएंगे तो हाई कोर्ट बेंच उसी दिन। और ज्यादा विस्तृत बात न कहते हुए हमारे बहुत से साथी हैं, अपनी बात को रखेंगे। हमें राजनीतिक तौर से, सामाजिक तौर से अपने वजूद को का फिर प्रदर्शन करना होगा। हमें फिर संगठित होना पड़ेगा। 40-45 वर्ष बहुत से अधिवक्ताओं की उम्र भी नहीं है उनकी। यहाँ तक भी कुछ लोगों ने तो मिलने का भी समय नहीं दिया जो शीर्ष हस्ती में बैठे थे। इतनी मैं कड़ी आलोचना उन लोगों की करता हूँ। आज अधिवक्ता को जो लोग आशय पे समझ गए, अगर हम अपना सामाजिक और राजनीतिक वजूद फिर से बनाना चाहते हैं तो हमें समाज के बीच में आना होगा और संघर्ष करना होगा। और जब ही हाई कोर्ट बनेगी और जब ही हमारे हित में कानून बनेगा, इससे पहले हम उम्मीद नहीं कर सकते। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद बाबूजी। हाई कोर्ट बेंच की मांग बहुत पुरानी मांग है, लगभग 40 साल हो गई और लगभग 10-12 साल से मैं भी देख रहा हूँ समय समय पर धरने पर। कोई राजा अपने जो नजदीक का कोई राज्य था उसे जीतने के लिए आक्रमण करता है। आक्रमण करने के लिए जैसे वो समुद्र का रास्ता है, जो नदी का रास्ता था, उसमें से अपना जहाज लेकर जाए और वहाँ जाके युद्ध करे। जैसे ही स्थिति से अपने प्रतिकूल रूप है, वे तुरंत ही अपना बिस्तर समेटा और जहाज से वापसी। ऐसे ही 2-3 बार जब ये घटना होगी
तो राजा ने विचार करा करे भाई हम 2-3 बार हार लिए, सफलता हमें नहीं मिल रही, जबकि हमारे जो सैनिक है वे कमजोर नहीं है, हथियारों में हम कमजोर नहीं है, कोई भी किसी प्रकार की हमारे साथ में कोई समस्या नहीं है, लेकिन हम 3 बार हम हार लिए, 4 बार हम हार लिए। तो जो कुछ और विद्वान उनके सलाहकार थे, उन्होंने किसी एक ने कहा पहले जी इस बार अगर रणनीति को थोड़ा चेंज कर दिया जाए तो मैं मालूम से मतलब नहीं मिलेगी। तो उन्होंने कहा बताओ जी क्या रणनीति है। तो उन्होंने कहा कि जैसे ही युद्ध करने के लिए सेना जाएगी अपना पूरा अलावा लश्कर के साथ में, कुछ लोग जहाज पर उतरेंगे। तो उन्होंने उसके बाद में मीटिंग होने की जैसे सारे जहाज से उतर जाएंगे। तो उन्होंने बताया अब जी वो जो जहाज है उसमें कर दिया हमने 6, एक तो गया डूब, एक हमारे साथ में 2 ऑप्शन है, मरना है मारना, भागने वाला ऑप्शन खत्म है। अब तो अगर जिंदा रहना तो किसी जान से लड़ना पड़ेगा, भागने का कोई ऑप्शन नहीं है। इसी प्रकार मैं ही इस बात के माध्यम से कहना चाहूँगा कि समय समय पर अधिवक्ता आंदोलन करें, लेकिन कोई बार बार बीच में छोड़ के भाग जाए, जब तक इसमें पूर्ण रूप से तन मन धन से हर तरीके से नहीं लगेंगे तब तक सफलता नहीं मिलेगी। और इसके खिलाफ में जो भी हमारा हाई कोर्ट, वो हमारा जो भी बार काउंसिल की या यहाँ की जो भी संघर्ष समिति की कॉल आएगी, उसमें भी हम सब उनके साथ रहेंगे। अगर वहाँ बुलाया जाएगा तो वहाँ भी जाएंगे। यहाँ कोई और कॉल आएगी धरना प्रदर्शन की, चाहे किस चीज़ की भी, उसमें उनके साथ रहेंगे। और साथ रहना चाहिए, शांतिपूर्वक तरीके से अपनी मांग उठानी चाहिए, मांग उठानी चाहिए हर तरीके से, क्योंकि चौथा स्तंभ कहा गया है, तो चौथे स्तंभ की बहुत जिम्मेदारी बढ़ती है। खाली वो यूनिक हमारे वकालत के चले गए, समाज के प्रति भी बहुत जिम्मेदारी है, निभानी चाहिए। अब एक दिन अध्यक्ष जी हम कई साथी थे, डीएम साहब से मिले थे, एक घटना हो गई थी यहाँ नवोदय विद्यालय में, उसमें हमने जाकर डीएम साहब से बात करी थी। हमने कहा खाली हम एडवोकेट नहीं कहा, एक बीच में चले गए, हम समाज के यहाँ बिना गए जो यह घटना हुई है इसमें आप लोगों ने क्यों नहीं लोग कोई एक्शन लिया। हमने डीएम साहब को कहा आप क्यों मौके पर नहीं गए, आपको जाना चाहिए था, आप जिलाधिकारी हैं, आगे आपके जिले में एक ऐसी घटना होगी और आप वहाँ जाकर तक देखा भी नहीं, क्यों नहीं गए। जब मैंने उन्हें यूँ कहा कल हम जाएंगे, हमारा एक प्रतिनिधिमंडल उस नवोदय विद्यालय में जाएगा और हम वहाँ की जांच करेंगे, तो उस पर उन्होंने बहुत रिक्वेस्ट करी संघ के बैनर पे मत जाना, आप समझो या बात। उन्होंने कहा एज ए अभिभावक वहाँ चले जाओ। मैं तो आप ये देख लो संघ का कितना बड़ा आपके संघ का असर है। उन्होंने जब भी 2-3 महीने बात करी मीटिंग, तो वो उनकी जांच समिति बनाई, बाल कल्याण समिति को फोन करा, हमें सब भेजे, जब जाके वहाँ कोई बात हुई। तो आप सब इस बात को देखें, अपने अंदर आत्मबल और ईमानदारी अपने पैसे के प्रति आप लोग भी रखें और इसमें इकट्ठे होकर अपने उसमें रहेंगे। कहीं कोई बात नहीं है, हाई कोर्ट बेंच की मांग बहुत लंबी है लेकिन असंभव नहीं है। जनसंख्या के मतलब हाई कोर्ट और 2 बेंच महाराष्ट्र में हाई कोर्ट की है और 2 बेंच वहाँ पे स्थापित की गई है और 8 करोड़ जनसंख्या है महाराष्ट्र। इसी तरह राजस्थान में हाई कोर्ट भी है और वहाँ पे बेंच भी है, इतनी जनसंख्या लगभग राजस्थान की है। लेकिन हमारे पश्चिम उत्तर प्रदेश में हाई कोर्ट की बेंच स्थापित नहीं है और हमारे यहाँ की जनता को इलाहाबाद जाना पड़ता है। 700-800 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद में जो सक्षम है वहाँ पे वो न्याय प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन जो गरीब जनता है उनको न्याय नहीं मिलता।
माता।